नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अधिकारी और मैं हूं सुंदर सोलंकी। दरअसल इस कार्यक्रम के जरिए उन अधिकारियों से आपको रूबरू कराना है जिनके ऊपर जिम्मेवारी हमारे और आपके जीवन में बदलाव लाने की है। वो तस्वीर बदलते हैं उन गवर्नमेंट की स्कीम से जो हम और आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं, लेकिन उनकी चुनौतियां क्या हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन में दिक्कतें क्या हैं, मुश्किलें क्या हैं, क्या इंस्पिरेशन है, क्या प्रेरणा है, वो सारे पहलू और ये जो यात्रा यहाँ तक की जो उन्होंने ये सफ़र पूरा किया, इतनी बड़ी जिम्मेवारी हासिल करने का, वो कैसा रहा, ये तमाम पहलू इस कार्यक्रम के ज़रिए आप तक पहुँचाने की जिम्मेवारी खबरें अभी तक की है। और इसी कड़ी में आज बात होगी एक ऐसे अधिकारी की जिन्हें 5 बरस में ही प्रकृति ने सुनने और बोलने की क्षमता से महरूम करने की कोशिश की, लेकिन उनके हौसले और उनके जज्बे ने उन्हें आईएएस बनने से बिल्कुल भी वो रोक नहीं पाए। वो जज्बा, वो हौसला ऐसा रहा कि तमाम मुश्किलें बहुत छोटी साबित हो गई। जी हाँ, हरियाणा लेबर कमिश्नर 2009 बैच की आईएएस अधिकारी मनीराम शर्मा जी से। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। पहला सवाल ये है कि ये भी बड़ी जिम्मेवारी है लेबर कमिश्नर के तौर पर हरियाणा में। ये आखिर कैसे है और किस तरह से जो मजदूर हैं वो एक ऐसा तबका माना जाता है जो वंचितों का माना जाता है, उनके जीवन में किस तरह का बदलाव ला रहे हैं आप? हमारे यहाँ हरियाणा सरकार में जो अलग अलग क्षेत्रों के श्रमिक होते हैं, चाहे वो संगठित क्षेत्र के हों या असंगठित क्षेत्र के हों, और चाहे प्रवासी मजदूर हों और चाहे भवन निर्माण के श्रमिक हों, उनकी भलाई के लिए और हरियाणा सरकार के द्वारा बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर जो छोटी छोटी स्कीमों के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे कि हम उनको सालाना हर साल में साइकिल के लिए अनुदान देते हैं 3000 से 5000 का, सिलाई मशीन का देते हैं। उनके बच्चों की जो शादी होती है कन्यादान स्कीम, उसमें भी 51,000 से लेकर 1,01,000 रुपये तक हम देते हैं। उनके बच्चों की जो पढ़ाई होती है उसमें स्कॉलरशिप के रूप में, और हम बड़ी क्लासों तक उनको स्कॉलरशिप देते हैं। दुर्भाग्य से अगर कोई श्रमिक कार्यस्थल पर काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जो कि बहुत दुर्भाग्य की बात होती है, उसके लिए हम 5 लाख रुपए तक का अनुदान देते हैं। और यदि वो स्वाभाविक मौत मरता है जो कि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, उसको हम 2 लाख रुपए तो मौत की सहायता के रूप में, जो भी बाल बच्चों को सहायता के रूप में, और 15,000 रुपये दाह संस्कार के रूप में भी हम देते हैं। इसी तरह से जो विकलांग श्रमिक हैं उनको भी हम और अलग अलग तरह सहायता देते हैं। इसके साथ ही अगर कोई विकलांग श्रमिक सुनता नहीं है, उसको हियरिंग एड के लिए पैसा देते हैं, आँखों के चश्मे के लिए पैसा देते हैं, दांतों के इलाज के लिए पैसा देते हैं, और उनको अलग अलग तरह की चिकित्सा सुविधाएँ भी हम देते हैं। कुल मिलाकर के, और अगर हमारे यहाँ श्रमिक पंजीकृत है और उसको हमारी योजनाओं की जानकारी है, तो जन्म से लेकर, क्योंकि पैटर्निटी और मैटर्निटी बेनिफिट भी हम देते हैं, पितृत्व लाभ योजना, पिता बनने के लिए मातृत्व लाभ योजना, वो भी हम देते हैं। तो जन्म से पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक भी हरियाणा का श्रम विभाग मजदूरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ये बड़ी चीज़ है जिस तरह से आपने बताया, एक बड़ा सहारा हो जाता है मजदूर के लिए। लेकिन खासकर बात करें अपने विभाग की, हेल्थ एंड सेफ्टी भी आता है, और इस तरह से उनकी सेफ्टी के लिए, उनके जान माल की रक्षा के लिए वो क्या कुछ स्कीम है, वो किस तरह से आप लोग मदद करते हैं? हमारे यहाँ हरियाणा सरकार में बाकायदा वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी के लिए एक विंग बनी हुई है, और हमारे ऑफिसर्स जहाँ भी फैक्ट्रियाँ काम करती हैं वहाँ चेकअप करते हैं, एनुअल इंस्पेक्शन भी करते हैं। तो मेरे जो ऑफिसर्स हैं वो हर फैक्ट्री में जाते हैं और उन पैरामीटर्स को देखते हैं जो वर्कर्स की जान माल के लिए नुकसानदायक हैं। छोटी छोटी बातों को वो चेक करते हैं, जैसे कि बिजली का जो पैनल लगा हुआ है वहाँ रबर का मेटल लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, फैक्ट्री में फर्स्ट एड बॉक्स है या नहीं है, वर्कर्स को प्रॉपर उचित दस्ताने मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए, हेलमेट उसके पास है या नहीं है, डस्ट से बचने की व्यवस्था वहाँ है या नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं अगर इंस्पेक्शन के दौरान नहीं मिलती हैं तो बाकायदा फैक्ट्री ओनर को चालान इशू कर सकते हैं, सम्मन इशू कर सकते हैं। अगर वो और हमारे इन वायोलेशन जो पाए जाते हैं, उल्लंघन जो पाए जाते हैं, उनकी उचित समय में पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में चालान भी हम पेश करते हैं। एक और बड़ी चीज़ आती है सर कि संगठित जो मजदूर हैं या जो वर्कर हैं उनके लिए तो
काम हो जाता है एक सिस्टम में, लेकिन ऐसे बहुत सारे असंगठित सेक्टर हैं जिनमें लाखों लोग अपना रोज़गार निभाते हैं। उनके लिए विशेष तौर से किस तरह से लेबर डिपार्टमेंट काम करता है? मैं बताना चाहूँगा कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ई श्रम पोर्टल चलाया हुआ है। ई श्रम पोर्टल से पूरे देश में लगभग 28 करोड़ मजदूर पंजीकृत हो चुके हैं। एक और चीज़, इनके बच्चे जिस तरह से, चाहे उनकी शिक्षा हो चाहे उनकी हेल्थ हो, उनके लिए क्या स्थिति है? क्या कुछ स्कीम्स हैं? बिल्कुल जी, हमारे यहाँ पर और निर्माण मजदूर जो हैं या अन्य संगठित क्षेत्र के मजदूर जो हैं, उनके लिए पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक और फिर 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक और उसके बाद ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्सों के लिए भी अलग अलग तरह की और छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 28 मई को और हमारे श्रमिकों के बच्चों से जन संवाद कार्यक्रम किया था। उस जन संवाद कार्यक्रम में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह कहा था कि जो संगठित क्षेत्र के मजदूरों को जो और छात्रवृत्ति मिल रही है, उसको निर्माण श्रमिकों के मजदूरों के बराबर लाई जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आदेश से और हमने अब दोनों ही बोर्डों में कम से कम 10,000 रुपये सालाना की स्कॉलरशिप कर दी है। और इसी तरह से अब हमारा प्रयास है कि जो अलग अलग कोचिंग की फीस भर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा हैं, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि उनके लिए भी हम सहायता शुरू करें। तो इस तरह से जो गरीब मजदूर का बेटा है, वो चाहे डॉक्टर की पढ़ाई नीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हो, या IAS IPS या HCS HPH की तैयारी कर रहा हो, सबकी और सहायता के लिए, पढ़ाई लिखाई की सहायता के लिए हमारे पास प्रॉपर और उचित मात्रा में पैसा भी है बोर्डों में और हम उनकी मदद भी कर रहे हैं। एक और चीज़ आती है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं या उससे बड़े हैं, 2-3 साल के बच्चे हैं, वो अमूमन जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, उनके लिए भी कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था होती है? अभी और पिछले बजट में ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि जैसा आप कह रहे हैं, वर्कर्स के बच्चे के लिए मोबाइल क्रैच खोले जाएं, प्ले स्कूल खोले जाएं और साइट स्कूल खोले जाएं। तो हम जल्दी ही इस और योजना को अमली जामा पहनाएंगे कि कैसे जहां कंस्ट्रक्शन साइटें, जैसा कि आप कह रहे हैं, वहाँ गरीब मजदूरों के बच्चे, वहाँ स्कूल की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो हम एक मोबाइल स्कूल वहाँ चलाने जा रहे हैं। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जैसा हमको आदेश दिया है, हम बाकायदा कुछ 4-5 बसों का मॉडिफिकेशन करा रहे हैं, यानी कि उनमें से वो कुर्सियां हटवा दी जाएंगी जो उन पर पैसेंजर बैठते हैं, और बच्चों के लिए कुछ व्यवस्थाएं खेल कूद की और टीचर भी हम रखवाएंगे। तो ये क्योंकि जो निर्माण श्रमिक होता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है, वो साइट पे 2 या 3 महीने रहता है, 3-4 महीने बाद मूव हो जाता है, तो वहाँ परमानेंट स्कूल सेटअप खोलना तो उचित होता नहीं है। इस तरह से मोबाइल क्रैच भी हम उनके लिए खोल रहे हैं, जिससे कि क्योंकि संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए तो फैक्ट्री में ही व्यवस्था होती है क्रैच की। अगर वो 50 से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं, तो 50 से कम महिलाएं जहाँ काम कर रही हैं, छोटी छोटी साइट होती हैं, वहाँ मेरा डिपार्टमेंट मोबाइल प्ले स्कूल, साइट स्कूल, मोबाइल क्रैच खोलने की योजना को जल्दी ही अमली जामा हम पहना देंगे। एक और बात आती है सर, बहुत सारे हादसे होते हैं, फैक्ट्रियों में होते हैं, कंपनियों में होते हैं, लेकिन अमूमन ये माना जाता है कि उनकी जो हेल्थ और सेफ्टी के लिए जो कंपनी को जो नियम कानून कायदों का पालन करना चाहिए, वो उस हिसाब से नहीं करते और उस चूक की जिम्मेवारी मज़दूर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। इस तरह के लोगों के निगरानी के लिए, कार्रवाई के लिए वो किस तरह से आपका सिस्टम काम करता है? इस सिस्टम काम हमारा जिस तरह से करता है वो यह है कि और जहाँ भी कोई हादसा होता है किसी कंपनी में, तो मेरा जो फील्ड का ऑफिसर है, वो लेबर इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो जाता है वहाँ पर और वहाँ उसकी बाकायदा रिपोर्ट बनाता है। तो हमारा जो और निर्माण स्थल पर मजदूर के साथ जो कोई हादसा हो जाता है, उसके मुआवजा के संबंध में कानून है, लेकिन इसकी जागरूकता ना मजदूरों में है और ना ही जिलों के प्रशासन में उचित रूप से है। तो ये जो मुआवजे के अलावा किस तरह के लापरवाही फैक्ट्री या कंपनी वाले लोग ना करें, उसके लिए क्या कुछ सज़ा या कुछ इस तरह के प्रावधान भी होते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर बाकायदा 9 तो लेबर कोर्ट चल रहे हैं, जिसमें सेशन जज लेवल के अधिकारी होते हैं और लेबर कोर्ट के जजों की नियुक्ति तो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है, सपोर्ट स्टाफ हमारा होता है। उनका तो मुख्य रूप से काम होता है कि जो कंपनसेशन संबंधी मामले बनते हैं उनको करना होता है। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं क्रिमिनल के, उसके लिए CGM कोर्ट में मुकदमे होते हैं।
इसमें हम भी कॉम्पिटेंट है मुकदमा दर्ज कराने के लिए, जिला प्रशासन भी और पुलिस प्रशासन भी। अगर इस तरह की कोई और क्या है कि जानबूझ के पाई गई लापरवाही हो या अनजाने तरीके से हो, तो उसमें तो वही CRPC और IPC के एक्ट लागू होते हैं जो सभी मामलों में लागू होते हैं। ये बड़ी चीज़ बताई है सर ने। ये दरअसल कार्यक्रम मजदूरों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उनके परिवार के लिए तो महत्वपूर्ण है कि किस तरह की स्कीम सरकार चलाती है उनके वेलफेयर के लिए। जो कंपनी के मालिक हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, जो मजदूर रखते हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि आप लापरवाही नहीं कर सकते हैं, आप अनदेखी नहीं कर सकते हैं। कानून की अनदेखी करेंगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। ये बहुत सारी जानकारी सर दे रहे हैं। एक और बात सर, जिस तरह से बात आती है कि जो पंजीकरण होता है मजदूरों का, उनमें ऐसे बहुत सारे मामले हमारे मीडिया में भी आते हैं कि फर्जी होते हैं। उनमें बहुत सारे ठेकेदार हैं जो एक यूँ कहिए एक नेक्सस की तरह काम करते हैं, जिसको जो हक मिलना चाहिए वो उससे वंचित रह जाता है और वो लोग अब उन स्कीमों का फ़ायदा उठा लेते हैं जो उनके लिए हकदार भी नहीं होते। उनको रोकने के लिए क्या है? इसके रोकने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी कमजोरी जो होती है वो जागरूकता की, अवेयरनेस की कमी होती है। तो अभी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश जो हमको मिले हैं, हम श्रमिक चौपालें लगा रहे हैं और जहाँ भी लेबर इकट्ठा होते हैं, चाहे वो लेबर चौक हो और चाहे कोई लेबर कॉलोनी हो और चाहे कोई फैक्ट्री का और अहाता हो या कहीं निर्माण मजदूर हों, वहाँ पर जो मेरे फील्ड ऑफिसर्स हैं उनकी एक टीम जा रही है और वहाँ बैठा करके मजदूरों को जागरूकता पैदा करते हैं, अवेयरनेस देते हैं। और अभी जो मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने जो मीटिंग ली, उसमें ये भी निर्देश दिए गए हैं कि हम कैंप मोड में रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि जो निर्माण मजदूर होता है वो 2, 2.5, 3 महीने के लिए साइट पे आता है, उसके पास इतना समय नहीं होता और जानकारी नहीं होती कि कहाँ रजिस्ट्रेशन कराए। फिर अभी जो हमने मीटिंग ली, हमने पाया कि जो वर्तमान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जिसमें PPP भी बनाया जाता है, उसमें इन दोनों कामों में 45 मिनट से लेकर 55 मिनट तक लग रहे हैं। एक रजिस्ट्रेशन में 45 मिनट से 55 मिनट तो प्रोसेस में लग रहे हैं, जैसे थंब इम्प्रेशन वगैरह आदि कराने में। इसके अलावा उसको वेटिंग में खड़ा होने में 2-4 घंटे लग जाते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन पूरा दिन लग जाता है उसका, अगर सर्वर ठीक ठाक काम करे तो। और अगर कुछ सर्वर में या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए तो वो भी नहीं हो पाएगा। इससे होगा क्या कि मजदूर के पास ऐसी लग्जरी नहीं होती कि पूरे दिन खड़ा रहे काम छोड़ करके। तो हम उस साइट पे जा कर के ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कैंप मोड में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जी, और श्रमिक चौपाल हम लगा रहे हैं अभी। और जो मेरा प्लान है, जो मैंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से निवेदन किया है, जल्दी ही हम रात्रिकालीन चौपालें भी शुरू करेंगे, क्योंकि मजदूर को दिन में समय नहीं मिल पाता। ठीक तो जिस तरह जब हम DC थे तो CM साहब के निर्देश थे ना, गाँव में रातों में और रात्रि विश्राम करें, तो जिला प्रशासन रात्रि विश्राम करता है। ऐसे मेरा लेबर प्रशासन जो है वो रात्रि चौपाल शुरू करेगा। तो पहला तो प्रयास होता है कि रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम हो सकें और यूजर फ्रेंडली हो सकें, हैसल फ्री हो सकें, इसके लिए मैं उन तक पहुंच रहा हूं। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि फर्जी को रोकने के लिए, उसके लिए हमने बाकायदा इसको जितना संभव होता है इसको ऑनलाइन मोड में ला रहे हैं। जैसे कि अभी जो वैसे तो हमारी सारी सेवाएं ऑनलाइन सरल पोर्टल पे हैं, लेकिन जो वर्क स्लिप का वेरिफिकेशन होता है वो फिजिकल मोड में होता है। तो उसमें वही आ रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनके दलाल टाइप के लोग होते हैं, बंडल का बंडल उठा के लाते हैं और वेरीफाई करा लेते हैं। तो इसके लिए हमने वेरिफिकेशन को भी ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया पूरा, और अब फिजिकल मोड में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मेरे फील्ड ऑफिसर के पास जो ही वो वर्क स्लिप अपलोड करेगा, तो मेरा जो भी फील्ड ऑफिसर है, जो लेबर इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, एडिशनल डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो उसको उसी वक्त और जा करके वेरीफाई करेंगे। एक बार जो वर्क स्लिप वेरीफाई हो गई, उसके बाद जब भी वो बेनिफिट के लिए अप्लाई करेगा तो बार बार कोई क्वेश्चन नहीं लगाएगा, कोई प्रश्न नहीं लगाएगा उस पर। तो हम कोशिश करते हैं कि और रजिस्ट्रेशन आसान हो सके और इस तरह का फ्रॉड रुक सके। अच्छी है, आपको शुभकामना है, क्योंकि इस तरह की स्थिति अमूमन इस तरह के विभाग में जहां आम लोग जुड़े होते हैं, उनके हक को अक्सर जो ज़्यादा समझदार या नेक्सस चलाते हैं, आपने सही कहा कि अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है, उसी के चलते ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। एक और बात सर, जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, सेस का बहुत सारा पैसा उसमें आता है, लेकिन अमूमन ऐसी स्थिति है कि इतना पैसा होने के बावजूद मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ से ज़्यादा है हमारे पास, 3,000 करोड़ से ज़्यादा की 3200 करोड़ रुपया है BOCW बोर्ड में। और ये देखिए कितनी आयरनी है कि मज़दूरों का
3,000 करोड़ रुपए जो सबसे गरीब तबका है उसका है, तो उनकी हालत चाहे वो उनकी शिक्षा, उनकी हेल्थ और उनके वेलफेयर की जो स्थिति है वो इतनी बेहतर नहीं हो पाती है। तो और क्या इस तरह की प्लानिंग आप कर रहे हैं कि उस पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा सही इस्तेमाल इन लोगों के वेलफेयर के लिए हो सके? देखिए, इसके लिए और काफ़ी सारी योजनाएं पाइपलाइन में है अभी, विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों के लिए ही नहीं बल्कि और तरह के श्रमिकों के लिए भी है। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि कैसे इनका सभी का एनुअल हेल्थ चेकअप किया जाए। ये जी। एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के प्रयास से हम और हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करके हमारे सारे निर्माण श्रमिकों का और हमारे सारे अन्य मजदूरों का बाकायदा प्रॉपर एक हेल्थ चेकअप कराएंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट की स्कीम है निरोगी हरियाणा। तो इसमें मेरा अपना प्रयास होगा कि मेरे अपने डिपार्टमेंट इन मजदूरों को मोबिलाइज करेगा, एक स्थान विशेष पे इकट्ठा करेगा या फैक्ट्री में ले जाएगा, और बाकी जो टेंट एज की व्यवस्था वो मैं करूँगा, चाय पानी की व्यवस्था मैं करूँगा। हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी टीम भेजेगा। इसके बाद जब उन हेल्थ चेकअप के दौरान अगर उनमें कोई बीमारी पाई गई, उनका हम इलाज कराएंगे। इसमें हमारा पैसा काफ़ी खर्च होगा इलाज कराने में। इसके अलावा और इनकी भलाई के लिए जो है, जैसा आप कह रहे हैं, हमने बाकायदा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के अनुसार 100 कैंटीन चलाने जा रहे हैं हम, अंत्योदय आहार स्कीम की। इन 100 कैंटीन में क्या है कि हम 35 रुपये प्रति थाली के हिसाब से भोजन देंगे। उसमें से मजदूर को केवल 10 रुपये देने पड़ेंगे और 25 रुपये मैं अपने बोर्ड से दूंगा, BOCW बोर्ड से, जो आप कह रहे हैं भवन निर्माण बोर्ड से। सर, ये जानना चाहेंगे, ये जो सफ़र था 5 साल की स्थिति में ही आप सुनने और बोलने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, दिक्कत होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद इतना बड़ा लक्ष्य अपने जीवन में रखना, IAS बनना, किस तरह से, क्या तो प्रेरणा थी पहली बात, और वो संघर्ष कैसा था? नहीं, देखिए, मैं ईमानदार से कहूँगा कि कम से कम IAS बनने के बारे में तो नहीं सोचा था, और बिल्कुल ही नहीं सोचा था, नाम ही नहीं सुना था। दूसरी स्ट्रगल वाली बात आप जो कह रहे हो, तो अब आप जैसे लोग बताते हैं या मैं अपने बच्चों को देखता हूँ वो अच्छे सुख सुविधाओं पर बढ़ रहे हैं, तब लगता है कि हाँ, हमने संघर्ष किया होगा। लेकिन अगर उस दौर की बात कहें तो मैं अकेले नहीं था, बल्कि मेरे गांव के और बच्चे भी थे, और स्कूल किसी के लिए भी नहीं था। हम सभी लोग लगभग 4.5 या 5 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाते थे। गांव में स्कूल तो आज भी नहीं है हमारे में। तो कम से कम उस वक्त तो बिल्कुल नहीं पता था कि हम संघर्ष कर रहे हैं, कि हमारे गाँव में लाइट नहीं है, कि वो नहीं है, कि ये नहीं है। हाँ, आज लगता है जब सुख सुविधाओं को देखते संघर्ष किया होगा, तब तो सब कुछ सहज भाव से हो गया। और मैं अकेले नहीं, मेरे गांव में और बच्चों ने भी अच्छी सफलताएं पाई हैं। मेरे गांव को पढ़ने वालों का गांव कहते हैं, छोटा सा गांव है। तो इस वक्त तो सब आसान लग रहा है, पर तब लेकिन सर, ये एक बड़ी चीज़ होती है कि आपने जिस तरह से हमें पता चला कि 5 साल की आयु में और बोलने में दिक्कत होना, सुनने में दिक्कत होना, और उसके बाद क्योंकि और बच्चों ने इस तरह की चीज़ तो फेस नहीं की, और बच्चों ने ना इस तरह का मुकाम हासिल किया। नहीं, देखो, अगर आप ईमानदारी से कहूँ, उस वक्त तो मैं नहीं कहता था ऐसा, पर चूँकि प्रश्न आज में से पूछ रहे हैं ना, तो आज मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली था कि मैं बहरा था। अगर मैं बहरा नहीं होता और बच्चों की तरह नॉर्मल होता, तो मैं 100% विश्वास से कह रहा हूँ मैं यहाँ तक नहीं आ पाता। कैसे? क्योंकि मैं सुनता नहीं था, बोलता नहीं था। तो गांव के किसी भी अन्य बच्चे की या घर परिवार की जो फालतू बकवास होती हैं, उल्टी सीधी कहानियाँ होती हैं, कभी सुन ही नहीं पाया मैं उनको, और केवल पढ़ने लिखने में लगा रहा। तो लेकिन सर, उसके बाद जिस तरह से गांव में आपने बताया कि अभाव, चाहे वो दूर जाने का था, लाइट का था, ये सारी चीज़ें थी, फिर ये IAS बनने का किस तरह से विचार आया आपके जहन में? नहीं, देखो, मैं और बिना किसी प्लानिंग के 1996 में क्लर्क बन गया था जी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट हो गया। तो शादी होने के बाद भी आदत बदली नहीं, पढ़ने लिखने में लगा रहा। मैं फिर 3rd ग्रेड स्कूल टीचर हो गया, फिर देवली टोंक राजस्थान में कॉलेज में लेक्चर हो गया, फिर यूनिवर्सिटी में आ गया, वहाँ रिसर्च फेलो हो गया, फिर RS एलाइड में आया, 5 साल राजस्थान में नौकरी की, फिर IAS एलाइड में आया। तो इस तरह से, और वैसे तो घर परिवार में तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो वहाँ तो मैं जानते नहीं था। पर धीरे धीरे मेरी और पहली नौकरी जब 96 में लगी थी, उसके बाद IAS बनने में तो मैं 14 साल बाद बनाऊँ ना। तो आप जैसे लोग उठना बैठना हुआ, तो बस लगा कि कुछ बेहतर करना चाहिए। पर ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था, चूँकि पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, 10वीं 12वीं के मेरिट में आया था। BA ऑनर्स में गोल्ड मेडल लिया पॉलिटिकल साइंस से, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। और इसी दरमियान
MA भी किया, MPhil भी किया, PhD भी कर ली, नेट स्लेट GRF भी कर लिया, तो पढ़ाई लिखाई तो आसानी लगती थी, पर कोई ऐसी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी कि यार ये सी बनना है। जब भाई ने बना दिया, यह मेरी 8वीं नौकरी है, और पहले 14 साल तो 7 नौकरी अलग अलग की, इसमें मेरे को और अलग से 14 साल हो गए। तो इस तरह से बिना कोई ईश्वर जो पहुंचा देता है, पहुंचा दिया, मानना पड़ेगा। अमूमन क्या होता है कि हम बहुत छोटी सी चीज़ मिल जाती है और उसके बाद रुक जाते हैं, थम जाते हैं, हमें लगता है कि जीवन अब ठीक है, यहीं से आराम से। लेकिन ये जो सतत प्रक्रिया है, आगे बढ़ने का जो जज्बा है, वो लगातार रहता है, और वो एक बड़ी की सक्सेस की एक बड़ी की बताई है, एक बड़ी चीज़ बताइए सर। एक और चीज़, आपको पहले मणिपुर कैडर अलॉट हुआ था, उसके बाद आप हरियाणा आए। मणिपुर में भी आपने कितना समय गुजारा और वो किस तरह का 4.5 साल 5 साल मणिपुर में रहा हूँ मैं। हरियाणा की खासकर बात करें, हरियाणा का जो अनुभव है, यहाँ किस तरह की चुनौतियों का अक्सर सामना करना पड़ता है एक अधिकारी के लेवल पे, जो कि बहुत सारी स्कीम्स हैं दिल्ली के नज़दीक होने के चलते, वो उनको लागू करना, उनको मॉनिटर करने की, क्योंकि पूरे सरकार का ध्यान रहता है, पूरी दिल्ली का ध्यान रहता है। यहाँ किस तरह की चुनौतियाँ पाते हैं आप? दरअसल लोगों की और आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। हम अपने लेवल पे क्या है कि हमारे पास जो जूनियर लेवल के स्टाफ है वो इतना क्वालिफाइड नहीं होता, और अनेक बार अनेक कारणों से हमको एडिशनल चार्ज भी देने पड़ते हैं, लोगों को इस तरह से व्यवस्था चलानी पड़ती है। यदि हमको और प्रॉपर एक मैन पावर हो और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, तो हरियाणा में ऐसी कोई बड़ी चुनौतियाँ है नहीं है कुल मिला के, और मुझे लगता है कि हरियाणा में हम ठीक तरह से अपना काम भी कर रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। एकेडमी का आपने जिक्र किया कि बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि इस तरह के चैलेंजेस को आप उनको हल कर सको, उनको फेस कर सको। एकेडमी की और कुछ इस तरह का अनुभव जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कर सकें? नहीं, एकेडमी में और पढ़ाई लिखाई तो खैर सेकेंडरी इशू है, उस पर तो हम फोकस नहीं करते। एकेडमी में जो हमने सीखा वो ये है कि आप जहाँ भी रहो, जब भी रहो, अपनी फिजिकल फिटनेस का पूरा ध्यान रखना चाहिए, मेंटल फिटनेस का पूरा ध्यान रखना चाहिए। एकेडमी में जो वातावरण हमको मिलता है, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग आते हैं, हर धर्म और हर जाति के लोग आते हैं, और उनको जो हम उनका टैलेंट भी देखते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन भी देखते हैं, ये फील्ड में हमारे बहुत काम आता है। ये बड़ी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि देश को चलाने की जिम्मेवारी अधिकारी पर होती है, और उसका विज़न, उसकी सोच इन सभी बाउंड्रीज से अलग होना चाहिए, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, और यही एकेडमी काम करती है। एक आखिरी में एक सवाल, एक सक्सेस मंत्र आपकी तरफ से, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स UPSC के, सिविल सर्विसेज के, जो स्टेट लेवल पे होती हैं, उनके इस कार्यक्रम को देखते हैं, उनको क्या मशवरा देंगे, क्या आप एक ऐसा मंत्र देंगे कि वो इन परीक्षाओं में आप लोगों की तरह जिम्मेवारी संभाल सकें? इस तरह का कोई सक्सेस मंत्र उनके लिए? देखो, सक्सेस मंत्र तो यही हो सकता है कि आप अपनी मेहनत करें, पूरी ईमानदारी से करें, और जितना संभव हो अधिकतम समय दें। कोचिंग सेंटर्स का जो रोल होता है वो कितना होता है? कोचिंग सेंटर के बारे में मेरी राय यह है कि कोचिंग सेंटर इतनी ही सीमा तक महत्वपूर्ण है कि ये आपको एक सर्कल देता है, जो कि लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, जिनका गोल भी आप जैसा होता है। कोचिंग सेंटर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, विशेष सामग्री के बारे में इसमें ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। वो आपको लाइक माइंडेड अपने जैसे स्टूडेंटों को सर्कल दे देगा, और उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी समस्याओं का, अपनी चर्चाओं का, कहाँ कमी रह गई है। तो कोचिंग सेंटर का रोल इनिशियल लेवल पे तो हो सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है, शुरुआती लेवल पर, जब तक कि आप इस परीक्षा के बारे में बिल्कुल ही अनजान हैं, या कि आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक सीमा के बाद जब आप कॉन्सेप्ट को समझ गए, एग्ज़ाम के पर्पज़ को समझ गए, विषय वस्तु को आप समझ लिए कितना क्या है, उसके बाद तो सेल्फ स्टडी ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ये बड़ी चीज़ बताई है सर ने, खुद अपने विवेक से और अपनी मेहनत पर यकीन कीजिए, सेल्फ स्टडी। और दूसरी बड़ी चीज़, ये बहुत सारे जो मशवरे होते हैं, बहुत सारी जो आप लोगों को सलाह केंद्र जो मिलते हैं, ज्ञान मिलता है, वो आपको सर के मुताबिक कंफ्यूज कर देता है। तो कुछ चुनिंदा लोगों की बात समझिए, खुद अपने मन की सुनिए, और उसके तहत आप अपनी मेहनत कीजिए। ये सर का सक्सेस मंत्र यही है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत आनंद आया और बहुत शानदार लगा, और ये लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा भी बनेगा कि किस तरह से एक व्यक्ति ऐसे गांव से, राजस्थान के ऐसे गांव से उठकर आते हैं जहाँ ना बिजली होती है, ना
स्कूल होता है, ना कोई आने जाने की सुविधा होती है, और 5 साल की उम्र में सुनने और बोलने की क्षमता भी ख़त्म होने लगती है। उसके बाद नौकरी करने के बाद फिर आईएएस की जिम्मेवारी को निभाना, ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिर अब मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।